हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स 18 मई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, इसमें हम लोग 6 अखबारों का निचोड़ देखते हैं। ठीक है दोस्तों, डेली मेरे चैनल पर आपको बिहार करंट अफेयर्स मिलेगा दोस्तों। ठीक है, इसमें हम लोग 6 अखबारों का निचोड़ के साथ साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी शामिल करते हैं कि जिससे जब आप बिहार के चाहे बिहार के कोई भी एग्जाम दे, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार टीचर का बहाले, तो उसमें आपको एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का ना छूटे। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन है, डेली मेरे चैनल पर आता है। इससे इंपॉर्टेंट आपको वीडियो सेशन आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा दोस्तों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार परिवहन विभाग ने 3 पहिया मालवाहक गाड़ियों को जो डीजल या पेट्रोल से चलती है उनको अगर सीएनजी में बदल दिया जाएगा तो सरकार उस पर एकमुश्त जो है 40,000 रुपए की अनुदान देने की घोषणा की है। बिहार परिवहन विभाग ने 3 पहिया मालवाहक गाड़ियां जो डीजल या पेट्रोल से चलती है उनको अगर सीएनजी में कन्वर्ट कराने पर एकमुश्त 40,000 का अनुदान दे रही है। बिहार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं, भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। बिहार के कितने जिलों में सेब की खेती के लिए बिहार सरकार ने अनुदान देने की घोषणा की है? देखिए, बिहार के किसान हरिमन 99 प्रजाति की सेब की खेती कर रहे हैं। ये 40 से 50 डिग्री सेल्सियस पर भी इसका उत्पादन हो पाएगा सेब का, इस हरिमन 99 प्रजाति के द्वारा। ठीक है, बिहार जो है 7 जिलों में जो है सेब की खेती पर 50% का अनुदान देने की घोषणा की है बिहार सरकार ने। ठीक है, ये 40 से 50 डिग्री तापमान पर उग सकता है। सूखी दोमट मिट्टी इस हरिमन 99 सेब की फसल के लिए बहुत उपयुक्त है। बिहार सरकार इसकी खेती के लिए 7 जिलों में 50% अनुदान भी दे रही है। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत हैं, भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। बिहार सरकार मौसम पूर्वानुमान की जानकारी के लिए बिहार के कितने प्रखंडों में स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित कर रही है? तो बिहार के बाकी बचे 50 प्रखंडों में स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। बिहार सरकार 30 करोड़ की लागत से बाकी बचे 50 प्रखंडों में मौसम पूर्वानुमान स्वचालित केंद्र स्थापित करेगी। 484 प्रखंडों में पहले से ही स्वचालित मौसम केंद्र बनाए जा चुके हैं। मौसम पूर्वानुमान पर बिहार के कार्यों को अमेरिका और नीदरलैंड ने सराहा है। बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव हैं, भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। बिहार में पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितने नए वाहनों को हरी झंडी देकर उद्घाटन किया है? तो 576 जो है नए वाहन को पुलिस विभाग को स्वीकृत किया गया है पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। बिहार के डीजीपी राजेंद्र सिंह भट्टी हैं। कोरोना काल के बाद बिहार में स्कूल से बच्चों को जोड़ने में बिहार का कौन सा प्रमंडल प्रथम स्थान पर आया है? तो बिहार का दोस्तों तिरहुत प्रमंडल प्रथम स्थान पर आया है कोरोना के बाद स्कूलों में बच्चों को जोड़ने के मामले में। देखिए, बिहार में 9 प्रमंडल है। पहला प्रमंडल सारण है, इसके अंतर्गत 3 जिले सारण, गोपालगंज और सीवान है। भागलपुर प्रमंडल में भागलपुर और बांका जिले हैं। मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई है। तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली डिस्ट्रिक्ट है। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर है। पटना प्रमंडल के अंतर्गत भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और नालंदा डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कोसी प्रमंडल के अंतर्गत सहरसा, मधेपुरा और सुपौल डिस्ट्रिक्ट आते हैं। मगध के अंतर्गत गया, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद और नवादा आता है। पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज आता है। बिहार के किस जिले के रहने वाले आईआईटीएन अजीत कुमार ने किसानों की लागत कम करने के लिए बैटरी चलित नवीन उपकरणों का आविष्कार के लिए स्टार्टअप अभियान शुरू किया है? तो देखिए दोस्तों, बिहार के भागलपुर जिले के आईआईटीएन ने किसानों की उपकरणों पर लागत कम करने के लिए, कृषि उपकरणों की लागत कम करने के लिए स्टार्टअप शुरू किया है और उन्होंने बैटरी चलित बहुत सारे उपकरण बनाए हैं कम कीमतों पर। बिहार के किस जिले के उत्पाद 52 बूटी साड़ी को एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत पटना स्टेशन के साथ साथ अन्य स्टेशनों पर भी बेचने की अनुमति मिली है? तो दोस्तों, नालंदा जिले का यह उत्पाद है 52 बूटी। इसके कलाकार कपिल देव प्रसाद हैं, जिनको पद्मश्री 2022 से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, कपिल देव प्रसाद द्वारा निर्मित नालंदा की 52 बूटी साड़ी जल्द ही बिहार की स्टेशनों पर दिखेगी। कपिल देव प्रसाद को इसके लिए पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। बिहार के किस जिले के रहने वाले भोला कुमार का चयन कॉमनवेल्थ भारोत्तोलन चैंपियनशिप के लिए हुआ है? तो जहानाबाद के रहने वाले भोला कुमार का चयन कॉमनवेल्थ भारोत्तोलन चैंपियनशिप के लिए हुआ है।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए नालंदा खुला विश्वविद्यालय ने बिहार के किस संस्थान के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो आईआईटी पटना के साथ जो है नालंदा खुला विश्वविद्यालय ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा शोध के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप के तहत बिहार पशु स्वास्थ्य प्रबंधन एवं प्रशिक्षण समिति स्थापित की जाएगी। ठीक है, कृषि रोड मैप के तहत। और बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो डॉक्टर अफाक आलम बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री हैं। बिहार में दूध उत्पादन प्रति पशु 5.5 किलोग्राम है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 10 किलोग्राम प्रति पशु है। चौथे कृषि रोड मैप में के तहत बिहार के सभी 101 अनुमंडलों में पशु अस्पताल खोले जाएंगे और बिहार में प्रति पशु दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ाने का लक्ष्य है। 17 मई स्वतंत्रता सेनानी सूरज नारायण सिंह की राजकीय जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा अन्य मंत्रियों ने श्रद्धांजलि दी है। स्वतंत्रता सेनानी सूरज नारायण सिंह का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो ये बिहार के मिथिलांचल के मधुबनी जिले के रहने वाले थे। मधुबनी जिले के नरपति नगर गांव में 17 मई 1907 को एक निर्भीक और क्रांतिकारी सूरज नारायण सिंह का जन्म हुआ था। सूरज बाबू स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाने से लेकर किसान और मजदूरों के हित एवं स्वाभिमान की रक्षा के लिए जीवन पर्यंत समर्पित रहे हैं। बिहार के किस जिले की निवासी नंदनी जालान ने 12वीं की आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा में उत्तराखंड की स्टेट टॉपर बनी है? तो बिहार के पटना सिटी के निवासी हैं। इन्होंने आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा में उत्तराखंड की स्टेट टॉपर बनकर बिहार का नाम रोशन किया है। बिहार सरकार बिहार के कितने जिलों के 30 लाख लोगों के लिए 300 वाटर एटीएम लगाने का निर्णय लिया है? तो बिहार सरकार दोस्तों 18 जिलों के 30 लाख लोगों के लिए 300 वाटर एटीएम लगाने जा रही है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा हैं। बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने जिलों के जल में फ्लोरीड की अधिकता पाई गई है, जिसके कारण लोग फ्लोरोसिस रोग से फ्लोरोसिस बीमारी हो रही है लोगों में? तो 11 जिलों में दोस्तों बिहार के फ्लोरीड की अधिकता पाई गई है, फ्लोराइड की। देश के नए कानून मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए दोस्तों, हाल ही में किरण रिजिजू के पद पर अर्जुन राम मेघवाल की नियुक्ति कानून मंत्री के तौर पे हुई है और किरण रिजिजू को दोस्तों पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार सौंप दिया गया है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक अहम फेरबदल के तहत केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को किरण रिजिजू के तहत देश का नया कानून मंत्री बनाया गया है। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में यह बदलाव किया गया है। अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से बीजेपी के लोकसभा सांसद है। उन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा था। वह पहली बार 2009 में बीकानेर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीत हासिल की थी। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुन लिया गया है? तो देखिए दोस्तों, बहुत दिनों की रस्साकसी के बाद डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री का खेल चल रहा था, जिसमें सिद्धरामैया ने बाजी मार ली है और सिद्धरामैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। डीके शिव कुमार जो है कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। हाल ही में दोस्तों कर्नाटक के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जो है कांग्रेस ने 136 सीटें जीती है, जबकि भाजपा ने 66 सीटें जीती थी। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने सिद्धरामैया को कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के रूप में नामित कर दिया है। कर्नाटक के राज्यपाल दोस्तों थावरचंद गहलोत हैं। कर्नाटक के नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह 20 मई को आयोजित किया जाएगा। सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो देखिए दोस्तों, सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया पर शीर्ष पर कतर है, जहां उसका स्पीड 189.98 एमबीपीएस की औसत डाउनलोड स्पीड के साथ सबसे टॉप पर है। ठीक है दोस्तों, कतर याद रखिए। भारत का इस लिस्ट में स्थान 60वें स्थान पर भारत है। ठीक है, इसको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, किसे हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन, टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने उन्हें सम्मान दिया है। चंद्रशेखरन को भारत फ्रांस के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने के लिए अवार्ड दिया गया है।
हिंदुजा समूह के चेयरमैन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? एसपी हिंदुजा, जो हिंदुजा समूह के चेयरमैन थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में हिंदुजा समूह के चेयरमैन एसपी हिंदुजा का 87 साल की उम्र में लंदन में निधन हो गया है। हिंदुजा समूह की स्थापना 1914 में परमानंद दीपचंद हिंदुजा ने की थी। कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो पीएम मोदी ने कर्तव्य पथ के एक पॉकेट मैप का अनावरण किया है, जिसमें इंडिया गेट परिसर के आसपास स्थित विभिन्न स्थलों और ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थानों की जानकारी दी गई है। पिछले सितंबर में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया था। इसका उद्घाटन सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के हिस्से के रूप में किया गया था। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग हासिल करने वाली पहली दक्षिणी एशियाई महिला कौन बनी है? तो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग हासिल करने वाली पहली दक्षिणी एशियाई महिला प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो बनी है। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग की भारतीय मूल की पुलिस अधिकारी कैप्टन प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो ने हाल ही में कैप्टन के पद पर पदोन्नति के बाद न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई है। पंजाब राज्य में पैदा हुई थी। वो दक्षिण रिचमंड हिल क्वींस में 102वां यूनिट से जुड़ी है। केंद्रीय क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। इस आयोजन का उद्देश्य पुराने पेंशन मामलों को संबोधित करना और उनका समाधान करना है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का एक हिस्सा है। इसके महत्वपूर्ण स्थलों में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और सर्वोच्च न्यायालय शामिल है। इसकी स्थापना एक राजधानी के रूप में 1911 के दिल्ली दरबार के दौरान हुई थी। इसके जॉर्ज पंचम ने रखी थी। इसे ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हॉर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। इसका उद्घाटन 13 फरवरी 1931 को वायसराय और गवर्नर जनरल इरविन द्वारा किया गया था। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। नई दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। नई दिल्ली के मेयर शैली ओबराय बनी है। किस देश की संसद ने अपने प्रधानमंत्री फथी बसाघा को निलंबित कर दिया है? तो लीबिया के जो प्रधानमंत्री थे, उनको विभिन्न कारकों और आंतरिक विवादों से उपजे मामले के तहत कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और नीतिगत असहमति के आरोप में लीबिया से उनको क्या कर दिया गया दोस्तों? लीबिया से उनको निलंबित कर दिया गया है प्रधानमंत्री के रूप से। लीबिया उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक देश है। देश का अधिकांश भाग सहारा मरुस्थल में स्थित है। इसकी राजधानी त्रिपोली है। मुद्रा लीबिया दिनार है। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष मोहम्मद अल मेनफी है। तीसरा G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक 22 से 24 मई तक कहां आयोजित होगी दोस्तों? तो श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक की जाएगी। जम्मू और कश्मीर अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था, जिसे 31 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में विभाजित किया गया था। जम्मू की राजधानी श्रीनगर मई से अक्टूबर तक है। जम्मू की राजधानी जम्मू जो है नवंबर से अप्रैल तक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। यहाँ पर विधान परिषद की 36 सीटें हैं। विधानसभा की 89 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कोटेश्वर सिंह हैं। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई 2023 को जो मनाया गया, उसकी थीम क्या है? तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सबसे कम विकसित राष्ट्रों को सक्षम बनाना 2023 की थीम है। भारत के दूरसंचार मंत्री अश्वनी वैष्णव हैं। 18 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है? तो 18 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है। यह एक्सपो आजादी का अमृत महोत्सव उत्सव का हिस्सा है और 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई 2023 को मनाया जाएगा। इस साल का विषय संग्रहालय स्थिरता और कल्याण है। भारतीय सेना की गजराज कोर ने अन्य आपदा प्रबंधन समूहों के साथ मिलकर 16 मई को असम में मानस नदी पर हगरामा पुल पर एक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास किस नाम से आयोजित किया है? तो जल राहत अभियान के तहत जो है इसका आयोजन, बाढ़ राहत अभ्यास का आयोजन किया गया था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हैं। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। देखिए दोस्तों, असम के राज्यपाल बदल गए हैं। यहां पे गलती है दोस्तों, गुलाब चंद कटारिया बन गए हैं असम के राज्यपाल।
किस प्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही ने 17 मई को 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया? तो ये कामी रीता शेरपा है दोस्तों। नेपाल की रहने वाली कामी रीता शेरपा 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेपाल के सोलुखुम्बु जिले के थमे गांव में पैदा हुई कामी रीता शेरपा को व्यापक रूप से इतिहास के सबसे कुशल पर्वतारोहियों में से एक माना जाता है। माउंट एवरेस्ट एशिया में नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित ग्रेटर हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट को संस्कृत में देवगिरी, तिब्बती में चोमोलुंगा, चीनी में चुमुलांग माफेंग और नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाली मूल के भारतीय नागरिक तेनसिंह नोर्गे शेरपा ने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। जुंको तेबाई माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला है। साथ ही साथ 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक पर सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला भी है जुंको तेबाई। पछेंद्री पाल 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। संतोष यादव लगातार 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। तो इन रिकॉर्डों को देख लीजिए दोस्तों एक बार। विश्व उच्च रक्तदाब दिवस प्रतिवर्ष 17 मई को मनाया जाता है। तो 17 मई 2023 की इसकी थीम क्या है दोस्तों? तो अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें और लंबे समय तक जीवित रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 मई को कितने करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ आईटी हार्डवेयर के लिए से जुड़ी उत्पादन प्रोत्साहन योजना 2.0 को मंजूरी दी है? तो 17,000 करोड़ रुपए की आईटी हार्डवेयर योजना से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 2.0 को मंजूरी दी है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में पिछले 8 वर्षों में 17% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के लगातार वृद्धि देखी गई है। इस साल इसने इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार ने 105 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उत्पादन में एक प्रमुख बेंचमार्क को पार कर लिया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। मोबाइल फोन का निर्यात इस साल 11 अरब अमेरिकी डॉलर के एक बड़े पड़ाव को पार कर गया है। वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र भारत आ रहा है और भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के देश के रूप में उभर रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में जल जीवन मिशन ने कितने करोड़ नल जल कनेक्शनों की उपलब्धि हासिल की है? तो 12 करोड़ नल जल कनेक्शन पूरे भारत में दे दिए गए हैं। भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है नल जल योजना, जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले के प्रचीर से की गई थी। मिशन का उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता और नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल के पानी की आपूर्ति करना है। भारत ने दक्षिणी एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 16 स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों। 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का समापन 17 मई को अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में हुआ। इस आयोजन में 6 देशों भूटान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल के 100 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक दोरजी खांडू इंडोर स्टेडियम ईटानगर में मुख्य अतिथि के रूप में समापन समारोह में शामिल हुए। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री दोस्तों पेमा खांडू हैं। पीएम मोदी ने किस राज्य में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो उड़ीसा में नरेंद्र मोदी ने 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम के दौरान मोदी ने पुरी और हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई है। ट्रेन 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और उड़ीसा के खोर्धा, कटक, जाजपुर, भद्रक और बालासोर जिलों और पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्वा मेदिनीपुर जिलों से गुजरेगी। राज्यपाल उड़ीसा के गणेशी लाल है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। युगे युगीन नामक राष्ट्रीय संग्रहालय कहां स्थापित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में दोस्तों स्थापित हो रहा है। सेंट्रा विस्टा परिसर में जो नई संसद भवन बन रही है दोस्तों, उसके परिसर में ही ये राष्ट्रीय संग्रहालय बना है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन की पहली महिला निदेशक कौन चुनी गई है? तो एमी ई पोप संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन की पहली महिला निदेशक चुनी गई है। किस राज्य ने चीट फंड कंपनियों को विनियमित करने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए ई चीट फंड एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने दोस्तों चीट फंड कंपनियों को धोखाधड़ी को रोकने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है।
किस देश ने लगातार घट रही जनसंख्या को बढ़ाने के लिए नया युग नामक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो दोस्तों चीन ने अपनी घट रही जनसंख्या को बढ़ाने के लिए नया युग नामक एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग हैं। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार शनि सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है। शनि ग्रह के चंद्रमा की संख्या बढ़कर कितनी हो गई दोस्तों? तो बृहस्पति को पछाड़कर चंद्रमा सबसे ज्यादा चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है शनि। इसकी संख्या 121 हो गई है, शनि के चंद्रमाओं की संख्या। तो दोस्तों यह रहा 18 मई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।